नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास पोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए। इस देश का एक ऐसा सत्ता का परिवार जिसके बाप को मुख्यमंत्री का पद मिला, बेटे को मिला और अब दूसरे बेटे को भी मिला, फिर भी सत्ता के लिए, वोट के लिए, अपनी वोट बैंक टिकाने के लिए देश के विरुद्ध, जिसने इतना सब कुछ दिया, इसके विरुद्ध बोलने की परंपरा सी जिस घर ने लगाई है, उस फारूक अब्दुल्ला पर अब कार्रवाई का टाइम आ गया है। और इसलिए आज के बिंदास में पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ कहेगा कि इस देशद्रोही के खिलाफ कार्रवाई करो, जो इस देश के सेना का मनोबल ही नहीं तोड़ता, बल्कि इस देश का महत्वपूर्ण अंग, जिसके लिए आजादी के बाद सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी एक सीमा पर हुए होंगे तो उस कश्मीर के लिए लड़ने वाले सेना के खिलाफ बयान देता है, उस राज्य के खिलाफ बयान देता है, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ बयान देता है, जिसकी शपथ लेके ये कई बार मंत्री और मुख्यमंत्री बना है। अगर यही डबल स्टैंडर्ड ऐसा ही चलता रहेगा और इसको लोग आजादी कहेंगे, कि इसको सजा देने का अधिकार भी इस देश के नागरिकों को है, क्योंकि जैसे स्वयं रक्षा का अधिकार है वैसे राष्ट्र रक्षा अगर संविधान नहीं कर सकता है तो देश का नागरिक करेगा। और इसलिए आज के बिंदास में हम पूरे 1 घंटे तक इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फारूक और उसके जैसे तमाम देशद्रोहियों को हिंदुस्तान का इरादा समझाएंगे। उसके पहले विस्तार से ये मुद्दा। फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान लगातार जारी है। एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों का समर्थन किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में नई पीढ़ी के लड़ाके आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर के लड़ाके अब गोलियों से नहीं डरते। जी हाँ, इसी तरह से आतंकियों और पत्थरबाजों को भड़का रहे हैं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लड़के चले गए। हर कोई जिंदगी को प्यार करता है, कोई मरना नहीं चाहता। अब्दुल्ला ने कहा कि इन आतंकियों ने खुदा से वादा किया है कि वह जिंदगी और मौत का मामला तय करें, लेकिन वो देश की आजादी के लिए कुर्बानी देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीर की नई पीढ़ी निडर और वो बंदूक से नहीं डरती। उन्होंने कहा, बंदूकों से न डरने वाली पीढ़ी ने जन्म लिया है अब कश्मीर में। ये देश के लिए आजादी पाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा, लड़कों ने MLA, MP और मंत्री के लिए कुर्बानी नहीं दी, वे अपने हक के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हम इसके सही मालिक हैं, लेकिन वे यानी भारत और पाकिस्तान ये बात नहीं समझते। ये वही अब्दुल्ला है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, क्या कश्मीर तुम्हारे बाप का है? तो इसके बाद अब्दुल्ला को देश के लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। कुछ लोगों ने कहा, कश्मीर भारत का तो नहीं, क्या फारूक अब्दुल्ला के बाप का है? यही नहीं, कुछ लोगों का कहना है अब्दुल्ला सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता से दूर होते ही अब्दुल्ला ने आतंकियों का समर्थन शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही आर्मी चीफ ने कश्मीरी लोगों से आतंकियों का समर्थन नहीं करने को कहा था। ऐसे में कई नेताओं ने आगे आकर आतंकियों का समर्थन किया। इसके बाद कश्मीर में सेना पर हमले बढ़ गए, आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हुई, कश्मीर में सेना के कई जवान शहीद हुए। वहीं अब फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में फिर आग लगाने की बात करते हुए माहौल को और आतंकी बनाने की बात की है। अब देखना यह है कि देशद्रोही और आतंकी समर्थक अब्दुल्ला पर क्या कार्रवाई होती है। क्या ऐसे लोगों को खुला घूमने का हक है? क्या अब्दुल्ला जैसे लोग कभी भारत के हितैषी हो सकते हैं? क्या भारत सरकार और भारत के लोगों को अब्दुल्ला फैमिली के पाकिस्तान और आतंकी समर्थकों की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या कहा है इस देशद्रोही ने, जरा ध्यान से सुनिए। MLA बनूं या MP बनूं या मिनिस्टर बनूं, उनकी कर्बनी दीवान असलियो बनूं हक, मगर यह वतन आजाद करने खातिर तमो ये मुल्क आजादी करो। उनका MLA बनूं या MP बनूं या मिनिस्टर बनूं, उनकी कर्बनी दीवान असलियो बनूं हक, मगर यह वतन आजाद करने खातिर तमो ये मुल्क आजादी करो। उनका MLA बनूं या MP बनूं या मिनिस्टर बनूं, उनकी कर्बनी दीवान असलियो बनूं हक, मगर यह वतन आजाद करने खातिर तमो ये मुल्क आजादी करो। ये देश के साथ नमक हरामी नहीं तो क्या है? इस पर सवाल उठना चाहिए, और सवाल तो कितने साल तक उठेंगे? ये तीसरी पीढ़ी है जो इस देश के साथ गद्दारी भी करती है, इस देश का नमक ही नहीं
मलाई भी खाती है। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि जुड़े। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरपी सिंह जी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया हुआ है और सुदर्शन पर आप इनको पहले भी देख चुके और कश्मीर के विषय पर ही सेना का पिछले कार्यक्रम में भी आरपी सिंह जी थे। हमारे साथ रविंद्र पंडिता भी हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो समिति है कोऑर्डिनेशन की, उसके अध्यक्ष है। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी है, जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। तमाम दर्शक हमेशा की तरह अपने घर से या जहां पर भी है फोन लाइन से अपनी बात को सीधा चैनल में लाइव कह पाएंगे। आप अगर वीडियो में अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्काइप के द्वारा भी कॉल कर सकते हैं। तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी जी, आखिर ऐसी नमक हरामी करने तक की छूट इस देश का संविधान कैसे देता है? संविधान तो नहीं देता है, किंतु लोगों ने इसका ऊपर कब्जा कर रखा है। ये परिवार कुछ ऐसे हैं देश के अंदर, एक तो सेंटर में है, वो समझता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है राज करना इस देश के ऊपर। इसी प्रकार से कश्मीर के अंदर जो अब्दुल्ला परिवार है, ये कहता है कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके अलावा वहाँ पर राज करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी बात यह है कि इनके डीएनए में ये ऐसा गद्दारी है। जब 1952 के अंदर 53 के अंदर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया था तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थी, उनको उस टाइम पे 14 अगस्त को वो आज़ादी डिक्लेयर करना चाहते थे। बिल्कुल, इसीलिए उनको 8 अगस्त में पकड़ा गया और उस टाइम पे जिस टाइम पे गिरफ्तार हुआ तो उस दिन फारूक अब्दुल्ला उनके साथ था, 16 साल का बच्चा था उस टाइम पे। तो इनके तो गद्दारी इनके डीएनए के अंदर है, इनके खून के अंदर है। और ये संविधान का क्या है, संविधान तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे सेंट्रल के जो लीडर हैं वो इस टाइम पर क्यों चुप बैठे हुए हैं, इलेक्शन की वजह से चुप बैठे हैं या इसको कुछ बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्योंकि देश के अंदर ऐसा एक हालत पैदा हो चुका है कि यदि कोई विरोधी नेता जेल में चला जाता है तो उसकी फॉलोइंग बढ़ जाती है और ये वही जाता है। इसको अगर नज़रबंद कर देंगे, जेल नहीं, उससे ज्यादा सजा देने की जरूरत है इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इनको जेल के बजाय, क्योंकि जेल तो 5 स्टार होटल की तरह इनके लोगों के लिए, जेल में तो कोई फोड़ने वाला नहीं है। इनको तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा देशवासियों को कि इनको किस प्रकार से। बिल्कुल, और देश का संविधान अगर सजा नहीं दे सकता तो हिंदुस्तानी देंगे, तो फिर संविधान उसको असंवैधानिक नहीं कह सकता। पंडिता जी जी क्या कहेंगे? देखिए, टाइम ये आया अभी जिस प्रकार के बयान चल रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के, पिछले 6 महीने में आप देखिए 6 बयान आ गए। जब जब ये सत्ता से बाहर हैं तब तब इनका कुछ न कुछ एंटी नेशनल बयान और एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ आता रहा है। ये कोई आज की नई बात नहीं है। इनका जो है, अगर हम हिस्ट्री देखें, ये तो 1971 से अल फतह मूवमेंट के टाइम से जुड़ा जा रहा है। इनके दादा परदादा, पहले तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं आपको इनके ख़ानदान की दूं। जो इनके परदादा थे शेख इब्राहिम इनके जो है शेख अब्दुल्ला जी के पिताजी थे, दादाजी इनके रहे फारूक अब्दुल्ला के, और उनके जो फादर थे पिताजी, वो रघुराम कोल थे, कश्मीरी पंडित थे। हम कश्मीरी पंडित होने के नाते खूब देख रहे हैं कि क्या सियासत चल रही है, कैसे क्या पॉलिटिक्स कश्मीर में चल रही है पाकिस्तान के शहर पे। 27 साल से प्रॉक्सी वार चल रहा है और हमको 27 साल से कैसे भगाया गया, अपने देश में ही हम कैसे विस्थापित हैं, ये सब लोगों ने देखा। इसका मतलब जो हम हमेशा कहते हैं कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है, तो कभी कश्मीर पंडितों का फैमिली मेंबर रहा, ये उनका वंशज धर्म बदलने के बाद राष्ट्रांतरण की भाषा बोल रहा है और इसीलिए हम धर्मांतरण का विरोध करते। फारूक अब्दुल्ला एक तरफ देश विरोधी बयान देता है, उस सेना के खिलाफ देता है, जो सेना के जवानों के हालात अगर आप फोटो में देखिए क्या हालात है, कैसे लोगों को लातों से, कितनी लातें मारी जाती, कितने पत्थर मारे जाते हैं, एक एक जवान को कैसे घेर कर क्या क्या किया जाता है। अब देखिए, हम आपको स्क्रीन पर फोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो के साथ हम उस अब्दुल्ला का वो नाच भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ फोटो देखिए। ये जवान है, जवान के पास बंदूक है, लेकिन कहा गया है कि तुमने गोली नहीं चलानी है, तो उसके खिलाफ एक जवान को पकड़कर बाकी लोग उसको कैसे मारे। जख्मी जवान की फोटो है। वैसे आप आए दिन ऐसे फोटो, ये देखिए, ये जवान और ये देशद्रोही कैसे उसको लातों से मार रहे हैं। जवान की मजबूरी है क्योंकि उसको फोटो गोली चलानी नहीं है। ये जख्मी जवानों के फोटो है जो जब ऐसे भीड़ से उनको बचा कर लाया जाता है। ये आप देखिए, पत्थरों के साथ गोलियां चलती है, सर फटते हैं। सीमा पर सुरक्षा के लिए गए जवानों के लिए वहां के देशद्रोही पत्थरबाजी ना करे, इसके लिए कभी भी इस देशद्रोही ने, फारूक अब्दुल्ला ने बात नहीं की, लेकिन पत्थरबाजों के
पक्ष में बात की। एक तरफ भारत के जवान अपनी जान की बाजी दे रहे, तो दूसरी तरफ आए दिन फारूक अब्दुल्ला का हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा वीडियो आता है। देखिए फारूक का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे, फारूक का वो वीडियो जिसमें ये कोई पहला वीडियो नहीं, ऐसे तमाम वीडियो आप गूगल पर आपको मिलेंगे जिसमें ये डांस करता है। देखिए आपके सामने ये लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन एक तरफ फारूक अब्दुल्ला ये बयान देता है भारत माता के वीरों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, देशभक्ति के खिलाफ, उसी दिन ये ऐसे पार्टियों में डांस करता है। अगर गूगल पर जाएंगे तो आपको फारूक अब्दुल्ला के तमाम नंगा नाच भी पता चलेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको, बोलिए। चलिए शायद तकनीकी कारणों से कॉलर से बात नहीं हो पा रही है। आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अच्छे नेटवर्क में आके बात करिए, कॉल करिए तो आपकी बात हो पाएगी। हमारे साथ आप ये तमाम फोटो भी देख रहे हैं। हम जरा कारणों पर नजर आती है कि आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है और क्यों हम ये कह रहे हैं। देखिए फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के समर्थक। फारूक अब्दुल्ला को कुछ लोग भारत का समर्थक समझते थे। कांग्रेस ने फारूक को कश्मीर में सत्ता इसलिए सौंपी क्योंकि वो भारत के हितों की रक्षा कर सके। कांग्रेस को लेकिन ये नहीं पता था कि फारूक दोगली नीति के तहत काम करते हैं। फारूक हमेशा भारत के सरकार को नीचा दिखाते रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को सत्ता गंवाने का गम। फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा सत्ता का स्वाद चखा। केंद्र सरकार से लेकर कश्मीर तक जनता के पैसे मौज मस्ती की, लेकिन सत्ता से विदाई होते ही आतंकियों का समर्थन शुरू कर दिया। ऐसे में सत्ता के लालची के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पत्थरबाजों का समर्थन लेने की कोशिश। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों का समर्थन करके दिखाई देना चाहते हैं क्योंकि वो विद्रोहियों के साथ है। ऐसे में आने वाले चुनाव में उन्हें ऐसे लोगों की वोट की उम्मीद है जो आतंकियों के समर्थक हैं। केंद्र सरकार का कश्मीर के आतंकियों के प्रति लचीला रुख। केंद्र सरकार कश्मीर के आतंकी समर्थकों को सुरक्षा देती है, इनके खाने पीने का ध्यान रखती है। ऐसे में लोग भारत का खाकर भारत के बेटों को ही मरवाते हैं आतंकियों से। ऐसे में सरकार को उनके खाने पीने का अब जेल में बंदोबस्त करना चाहिए। सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश। अभी कुछ दिन पहले सेना प्रमुख ने लोगों से अपील की थी कि वो आतंकियों का साथ न दें, क्योंकि आतंकी सेना पर हमला करने के बाद आसानी से भाग रहे हैं और पत्थरबाज सेना को कार्रवाई करने में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हम आपके सामने कुछ कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन आरपी सिंह जी के पास चलते हैं। आरपी जी, जब आप एक पूर्व सैनिक के नाते ऐसे किसी नेता का देशद्रोही बयान देखते हैं, सुनते हैं, सामने आता है और बार बार आता है, एक बार नहीं आता है, बार बार आता है और उसी नेता का सबसे ज्यादा बार आता है, तो एक सैनिक के नाते क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, जैसे एक प्रतिक्रिया का नागरिक है उससे ज़्यादा हमारे खून खोलता है। और ख़ास तौर पे जिस टाइम पे ये पंडिता जी साहब वहाँ से निकले थे कश्मीर से, मैं उस टाइम पे कमांड कर रहा था यूनिट को, वहाँ पे बटालियन कमांडर था, सीओ था। उस टाइम पे इन्होंने देखा है, उस टाइम पे अपना फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे कश्मीर के, और उनके सामने उनकी शह के ऊपर ये सब बात होता रहा है। मैंने अपने कानों से सुना है, मस्जिदों से एक लाउड स्पीकर पे आवाज़ आती थी कि पंडितों आप यहाँ से भाग जाओ, अपनी औरतों को छोड़ दो और अपने सामान को छोड़ दो, यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाना है। ये इसके टाइम पे होता रहा। ये 1990 तक, 4 अप्रैल 1990 को इसको बर्खास्त किया गया था। तब तक ये आदमी देश के साथ देशद्रोही करता रहा। मगर दूसरी बात यह है कि ये जिस टाइम पे पावर से बाहर होता है तो बोलता है, मगर इसका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ है। इसका हमेशा ही देशद्रोही के एक अब तो दिल क्या, अब तो इसकी जबान भी पाकिस्तान के साथ है। अब तो ये खुलकर बात कर रहा है। और मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश में दिल्ली में बैठने होने के बावजूद ऐसे नमक हराम को अपना मुंह खोलने की आजादी देना, यह अपने आप में देश के लोगों के मन में भी एक हीन भावना पैदा करने जैसा है। सेना के सैनिकों के, जवानों के मनों में भी इससे आत्मक्लेश होगा, दुख होगा, दर्द होगा।
उनका भी मनोबल गिर सकता है और इसलिए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई की देरी इस मनोबल को और गिरा सकती है और इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई की हिंदुस्तान मांग कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दो अतिथि और जुड़े, हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़े हैं, पूर्व ब्रिगेडियर है। हमारे साथ जय भगवान गोयल, अध्यक्ष राष्ट्रवादी शिवसेना भी जोड़ गए। मैं चारों अतिथियों के साथ तमाम बाकी घर में से अपनी बात को रखने की इच्छुक दर्शकों भी कॉल करने के लिए कहूँगा। आगे बढ़ते हैं, इस बयान को दोबारा देखते हैं जिस बयान के ऊपर आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए फारूक अब्दुल्ला के देशद्रोही बोल। एमएलए बनूं या एमपी बनूं या मिनिस्टर बनूं, उनकी कर्बनी दीवान असलियो बनूं हक मगर यथ वतनस आजाद करने खातिर दिमो ये मुल्क आजादी करो उनका एमएलए बनूं या एमपी बनूं या मिनिस्टर बनूं, उनकी कर्बनी दीवान असलियो बनूं हक मगर यथ वतनस आजाद करने खातिर दिमो ये मुल्क आजादी करो उनका एमएलए बनूं या एमपी बनूं या मिनिस्टर बनूं, उनकी कर्बनी दीवान। तब जब सबसे ज्यादा पत्थरबाजी हो रही है हमारे सेना के जवानों पर, तब सबसे ज्यादा शहादत दी जा रही, जब सबसे ज्यादा बलिदान दिए जा रहे सैनिकों के द्वारा, जब देश भर में राष्ट्रवाद का माहौल है, तब देशद्रोही ऐसी नमक हरामी करे तो उसके खिलाफ बोलना बनता है। जय भगवान जी, क्या कहेंगे आप ऐसे नमक हराम को? देखिए, ये खानदानी राष्ट्रद्रोही हैं। इनका बाप शेख अब्दुल्ला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना करके कश्मीर को जम्मू कश्मीर हड़पना चाहता था। उसने जिन्ना के साथ साठगांठ की। जिन्ना ने स्पष्ट मना कर दिया कि अगर कश्मीर पाकिस्तान का होगा तो ठीक है, नहीं तो कश्मीर को अलग नहीं, आज़ाद नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जब इन्होंने देखा कि बात नहीं बनी, फिर नेहरू के साथ मिलकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली और शुरू से ये लोग राष्ट्रद्रोही लोग रहे हैं। इन्होंने कभी देश के लिए बात नहीं करी। हिंदुओं को साथ में लेने के, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई। और ये जो फारूक अब्दुल्ला, पंडिताजी ने कहा था, फारूक अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला बरतानिया में पढ़ता था, जब बरतानिया पढ़ता था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ये सेक्रेटरी था, वहाँ पर आतंकवादी संगठन का वो सेक्रेटरी रहा है ये। और इनका भाई तारिक अब्दुल्ला यूएनओ में पाकिस्तान का प्रतिनिधि था। बाद में उसको लेकर के आए कश्मीर में ला करके उसको माफ़ कर दिया और कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट को चेयरमैन बना दिया। तो ये इनकी हमेशा से स्टोरी रही है। और इन्होंने जब जब भी ये लोग सत्ता में होते हैं, सत्ता का मजा लेते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो देश के नौजवानों को भड़का करके, उकसा करके देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। दुर्भाग्य के साथ हमेशा से इन्होंने इस देश के लोगों को गुमराह किया है। और जब सत्ता में होते हैं तो राष्ट्रवादी बन जाते हैं, सत्ता के बाहर होते ही राष्ट्रद्रोह। और अब हम देख रहे हैं कैसे ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनको भड़काते हैं, पीछे सपोर्ट करते हैं। आए दिन जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर एक इनका कोई वक्तव्य नहीं आता। जब जब हिंदुस्तान सरकार पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कोई मजबूत स्टेप उठाती है तो ये लोग जम्मू कश्मीर में बैठ करके आतंकवादियों की बात करते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। ये लोग इस देश के लिए, हिंदुस्तान के, जम्मू कश्मीर के लिए कैंसर हैं। बिल्कुल। और ऐसे कैंसर का समय पर अगर उपचार नहीं होगा तो निश्चित तौर पर एक कैंसर बढ़कर फिर किसी अवयव को काटने की नौबत आएगी। पहले भी हम पाकिस्तान के रूप में एक अवयव को काट चुके हैं। क्या बार बार इसी दुख को, दर्द को झेलना है
या इस रोग का समय पर इलाज करना है, ये हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान को तय करना पड़ेगा। आखिर हमारी ये चुप्पी कितनी महंगी पड़ेगी, इस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अनिल गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक मेरे से पहले पैनलिस्ट ने जो भी कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूं और उनकी सब बातों को मैं मानता हूं। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही है कि जो भी सरकारें पहले कांग्रेस की रही वहां पर दिल्ली में, उन्होंने कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए कश्मीरी लोगों के साथ ताना बाना बुनने की बजाय चंद एक फैमिलीज को चुना और उन फैमिलीज में एक अब्दुल्ला फैमिली सबसे ऊपर है, जो कि सबसे बड़ी गद्दार फैमिली है और रिश्तों में भी नजदीकी थी, तो क्यों नहीं चुनेंगे? शेख अब्दुल्ला ने गद्दारी की महाराजा के साथ और देश के साथ 1950 में। उसी तरह से फारूक अब्दुल्ला, इनको जो है जो सियासत है और हुकूमत है वो विरासत में मिलती रही है। इन्हें कोई किसी किस्म की किसी देश के साथ कोई भी लगाव नहीं है। ये सिर्फ सत्ता का आनंद भोगना चाहते हैं। यहाँ के लोग, कश्मीरी लोग, इसे डिस्को वजीर आला कहते हैं। और जब 1990 में कश्मीर में हालात खराब हो गए तो वहां से ये भाग गए, he abdicated his responsibility and for 48 hours Kashmiris were left without any leadership and that is where the genocide of the Kashmiris Pandits took place. Farooq Abdullah is that person. He is responsible for the genocide of the Kashmiri Pandits. He must be held accountable not only for that but all what has happened thereafter. ऐसे आदमी के मुंह से ऐसे बयान आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि ये फारूक अब्दुल्ला का पहला पाप नहीं है मुख्यमंत्री रहते हुए जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। वो कोई हत्या या कोई दंगा नहीं, नरसंहार था जो दुनिया के इतिहास में सही भाषा में लिखा जाना चाहिए। जो अभी भी बचा हुआ है वो तो अभी तक नहीं हो पाया और इसीलिए ये नंगा नाच करते हुए घूम रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला की। पूरा खानदानी कार्यक्रम अभी भी जारी है और हिंदुस्तान की पूरी 125 करोड़ 130 करोड़ की आबादी शांति से देख रही है। यह आपकी शांति और आपकी चुप्पी ही फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का हौसला बढ़ाती है। कम से कम बोलिए तो सही, कम से कम प्रतिक्रिया तो दीजिए। कब तक सरकार कानून और संविधान के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे? अगर वो नाकामयाब है तो कुछ तो हाथ में लेना पड़ेगा। कोई कहेगा कि मैं गैर कानूनी बोल रहा हूं, तो कानून बचाना या देश बचाना ये पहले तय करिए। देश हमारा साध्य है, कानून हमारा साधन है। कानून टूटेगा तो चलेगा, देश नहीं टूटना चाहिए और इसलिए समय पड़े तो कानून भी तोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, मैं बोलिए। पुणे से संजय परदेसी बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। ये 70 साल से जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है। जम्मू से श्रीनगर एक ही रोड जाती है, उसको ब्लॉक कर दे। कारगिल से एक रोड आती है, उसको ब्लॉक कर दे। एयरपोर्ट ब्लॉक कर दे और सब इनका तनख्वाह बंद कर दे। 15 दिन में ये भूखे नंगे सीधे हो जाएंगे। जब तक इनका पैसा चालू है, ये पर्यटन चालू है, ये ऐसा ही करते रहेंगे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हमारी सरकार होने के बावजूद? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं आपको भी और देशवासियों को बताना चाहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे नमक हरामों की संख्या इतनी नहीं है कि पूरी आबादी को सजा दी जाए। ये तो पूरा कश्मीर ही अगर हम कहें तो पूरे हिंदुस्तान में छोटे राज्य के छोटे जिले जैसा है। उसमें भी 3 तहसीलें से भी छोटी जगह पर ऐसे देशद्रोही पलते हैं। उंगली पर गिनने लायक लोगों को सजा देने के लिए हाथों पर गिनने वाले लोगों को सजा देने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर निकालिए। और ये तो खुलेआम है। क्या हिंदुस्तान की कोर्ट जो छोटे मोटे विषयों को लेकर सो मोटो एक्शन लेती है, क्या यह बयान इस देश के सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने नहीं सुना है? क्या इस बयान को उन तक नहीं पहुंचाया गया है? अगर यह भी नहीं है तो इस देश की न्याय व्यवस्था केवल अंधी ही नहीं फिर बहरी भी है और ऐसी व्यवस्था देश को कभी नहीं बचा सकती। आरपी जी। जी देखिए, ऐसा है कि इन लोगों को पहले तो बताना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर जो उसको POK में बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मसला जो है, उसमें लोगों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है।
अगर यही फारूक बिल्कुल यही अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला अगर उधर अगर होता वहां होता है, इसकी लाश पता नहीं लगनी थी, किसी को खबर भी नहीं लगनी थी। ये यहीं पे बैठ के, क्योंकि हमने एक शय दे रखी है, हमारी एक व्यवस्था का पूरा फायदा उठा रहे हैं, डेमोक्रेसी का या राजतंत्र का, प्रजातंत्र का ये फायदा उठा रहे हैं, और उसकी वजह से ये जो देश को भुगतना पड़ रहा है। एक बार मैं और बताना चाहता हूँ इस व्यक्ति की बाबत कि ये 1952 में जिसके पिता जेल में चले गए, तो इस स्टेट वेस ने प्लेबेसाइट को खड़ा किया था, प्लेबेसाइट फ्रंट बना था एक, जिसमें कि इसका फादर का जो दोस्त था नंबर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस टाइम पे, मोहम्मद अफजल बेग, उसने उसको रिवाइव किया, और वो उसने कहा कि हमें प्लेबेसाइट करना हमारे को और मंजूरी कुछ नहीं है। दूसरी बात, इसके पिता जब जेल में थे तो नेहरू ने अपनी डेथ के पहले 1964 में उसको आज़ाद करके उसको बोला कि तुम इसका फैसला करो, तो ये पाकिस्तान चले गए। पंडित जी की जब 27 मई 1964 को जब डेथ हुई, तो ये उसी प्लेन में आया जिसमें भुट्टो और वहाँ का ISA का हेड और IB का हेड और फॉरेन सेक्रेटरी आए थे पाकिस्तान से नेहरू जी का फ्यूनरल के लिए। उस टाइम पे इसने, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो इसने जाके फिर अयूब खान को और भुट्टो को बताया कि शास्त्री एक बड़ा कमज़ोर आदमी है, आप इस टाइम पे फ़ायदा उठाओ, मैं आपके साथ कश्मीर के अंदर जनता का सहयोग दूंगा, और जनता जो भड़केगी, और उसके लिए उन्होंने 1964 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था। तो ये इसकी एक चीज़ नहीं है, ये अगर आप कहें, आप जो बोल रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड पे है, हाँ। इसके अलावा जिस टाइम पे 1986 में इलेक्शन इसने और राजीव गांधी ने मिलकर रिग किए, उस टाइम पे सैयद शाह गुलानी MUF का कैंडिडेट था। इतनी रिगिंग हुई कि इनके 66 सीट मिल गई उनको 76 में से, और 10 सीटों के ऊपर बाकी 2 BJP को मिले और 2 उसको MUF को मिले। अगर इसने नहीं किया होता ये शेख फारूक अब्दुल्ला ने, तो ये प्रॉब्लम जो आज कश्मीर में भारत फेस कर रहा है, ये कभी होनी नहीं थी। तीसरी बात ये है कि इसने ही कश्मीरियों को, पंडितों को वहाँ से निकलवाया है। ये मुख्यमंत्री था, इसने AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट को तब तक लागू नहीं किया जब तक ये मुख्यमंत्री रहा। आर्मी उसमें इंटरवेयर नहीं कर सकती जब तक कि उसको पावर नहीं मिलती है। बिल्कुल, तो इसलिए से इसका बहुत पंडित खुद हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी सुनते हैं कि उन्होंने क्या झेला है, जो इसकी करतूत है। आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं कि 1931 में सबसे पहले इन्होंने जो है देशद्रोही क्या, उस टाइम जो हुकूमत थी, डोगरा रूलर्स थे, उनके खिलाफ पहली हुई, तब तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, फिर हो गया इंडिया के अगेंस्ट, हो गए इंडिया के साथ मिल गए नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जब सत्ता से बाहर है, अब तो ये एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस करार देनी चाहिए। बिल्कुल, ये तीनों पहलू इनके, और ख़ास तौर पे मैं एक रीसेंट मुद्दे पे आना चाहता हूँ। अभी PM's पैकेज में हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है भर्ती हुए थे। बुरहान वानी के एपिसोड पे वहाँ पे 2 कैंप्स पे, ख़ास तौर पे हाल और कुपवाड़ा में ज़बरदस्त अटैक हुआ, जिसके कारण सारे एम्प्लॉयज़ भाग के आ गए और जम्मू में विस्थापित हो गए दोबारा से। एक छोटा सा एक और माइग्रेशन है 1990 के माइग्रेशन के बाद। ये लोग तब कहाँ थे, तब इनका बयान क्यों नहीं आता है कश्मीरी पंडितों के लिए? तब ये सब जो सियासतदान, जिनको अपने आप को सियासतदान कहलाते हैं वहाँ के, तब ये क्यों नहीं ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि आज की डेट में ये बहका रहे हैं वहाँ के लोगों को। जब जब सत्ता से बाहर रहे हैं, इनकी ड्रामेबाजी है, ये सत्ता में आने में अपना हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल किसी न किसी तरीके से टीवी मीडिया में आने की कोशिश है, और हमेशा ही एंटी नेशनल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो गद्दार तो ये है, ये साबित हो चुका है, साथ में इनकी एक चाल है, वो है ये सेंटर को हमेशा ब्लैकमेल करते आए हैं। जब भी उन्होंने सेंटर को ब्लैकमेल करना चाहा, जब इनकी मनमानी नहीं चली तो गड़बड़ करवा देते कश्मीर में। और वहां की जो सरकारें थी पहले कांग्रेस की, वो जहां पर थैले भरकर पैसे भेजती थी मुंह बंद कराने के लिए, अब की सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए छटपटा रहे हैं, क्योंकि इनको अभी कोई इनकी बुकत ही नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पानी के बगैर मछली होती है, बिल्कुल छटपटा रहे हैं। और अभी जो बयानात दे रहे हैं, ये बयानात का मकसद सिर्फ एक है, और वो है श्रीनगर में होने वाला पार्लियामेंट्री सीट का इलेक्शन। ये उसको लड़ना चाहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं आजादी, ये किस आजादी की बात करते हैं? उस आजादी का, ये जो जम्मू कश्मीर है, इस कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 2 और 3 प्रियम्बल में, जो कि इनके फादर की क़यादत में बनाई गई, वहां पर साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। तो आज किस आजादी की बात कर रहे हैं ये? अगर इनको आजादी चाहिए, आजादी वालों के साथ है ये, तो फिर ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए क्यों अपने आप को तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है, जैसा पहले भी लोगों ने कहा, मैं भी बार बार कहूंगा,
ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, हुकूमत में इनको किसी तरह भी आना है, और इसलिए ये सारी चालें चलते हैं। देश का नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट एट ऑल इन देयर माइंड। बिल्कुल, आरपी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जिस तरह से अनिल जी ने बोला है, इस टाइम के छटपटा रहे हैं, इनके एक दिल में खूक सी उठी हुई है कि कुछ खाने का पिए का बस ही खत्म हो गया इनका। अभी ये चाहते हैं कि कश्मीर से पैसा, पाकिस्तान से कश्मीर में पैसा आए, और पाकिस्तान से कश्मीर में पैसा आया है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी के पास रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर भी इसका मुकदमा चलना चाहिए। और इसका दूसरी बात ये है कि इनको तो देखिए, कश्मीर के 5 हिस्से हैं आज, 2 हिस्से कश्मीर पाकिस्तान के पास हैं, इसमें क्या आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं वो POK, और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान, तीसरा लद्दाख, चौथा है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, और 5वां कश्मीर। यानी कि 1/5 भाग जो है वो पूरे देश को हमें नचा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। और उसमें से भी कुछ लोग जी पूरा कश्मीर इनके साथ नहीं है, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं, पहाड़ी इनके साथ नहीं है, बिल्कुल, शिया इनके साथ नहीं है। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं देखिए इनका 1/5 जो एरिया है, और वहाँ के 26 लाख लोग, 56 लाख लोग में से 26 लाख लोग की आजकल की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें उनकी सिंपैथी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए हमारे को, बिल्कुल, क्योंकि ये रेडिकलाइजेशन हो चुका है, धार्मिकरण हो चुका है इसका, एक सेपरेटिस्ट। ये लोग जो मौका देखते हैं कि जो चितवी मेरी पटवी मेरी ठेंगा मेरे बापू का, जब इलेक्शन लड़ना होता है तो बड़े राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। नहीं तो समय समय पर अपने आप को अलग दिखा करके फायदा लेते रहे हैं। पिछले दिनों इनका एक बहुत बड़ा होटल था इसकी नानी का, इसकी माँ जी तो अकबर जहां बेगम, उन्होंने दावा किया कि मैं हिंदुस्तान नागरिक नहीं हूँ, मैं विवादित क्षेत्र की नागरिक हूँ, इसलिए पाकिस्तान सरकार मेरे होटल पर कब्जा नहीं कर सकती। बाद में वही मुख्तारनामा दिया फारूक अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला ने लाहौर कोर्ट में केस लड़ा, और 500 करोड़ का होटल इसको आज इसलिए मिल गया कि हिंदुस्तान नागरिक नहीं है, विवादित क्षेत्र का नागरिक है ये कश्मीर का। तो समय समय पर ये लोग अपने आप के पास बदलते रहते हैं। अब आज भी उस 500 करोड़ का होटल इसके नाम है, करोड़ों रुपया इसको आज भी वहां से आते हैं पाकिस्तान से। तो ये खुलेआम जब लिख करके देते हैं कोर्टों में जाकर के कि हम लेकिन हिंदुस्तान के आप, नागरिक आपकी नहीं है। सत्ता है, आप भाजपा के नेता है, आपकी सत्ता है, आप लोग क्यों चुप हैं? देखिए, ब्लैकमेलिंग चल रही है। एक मिनट। जो नोटबंदी हुई है, हाँ, नोटबंदी के ऊपर जो इनको इधर उधर से माल आ रहा था, पैसे आ रहे थे, उससे कुछ हद तक रोक लगी है। और उस रोक के कारण, जैसा गुप्ता जी ने भी कहा, कि छटपटा रहे हैं ये लोग, और कभी बुरहान को राष्ट्रद्रोही राष्ट्रभक्त बताते हैं, कभी पत्थर मारने वाले राष्ट्रभक्त बताते हैं। सिर्फ इनका मकसद क्या है? नहीं, वो तो हम उनकी हरकतें समझ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं मैं पूछ रहा हूं। इस समस्या को बड़ा किया जाए और बाद में समझौता कराने के लिए सरकार इनको बुलाए, इनका ये मेन मकसद है। और आज पूरा देश की जनता ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर का जो मैटर है 70 साल से लटक रहा है, इसका एंड होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज भारत सरकार भी ये चाहती है जल्दी ही कुछ ना कुछ रिजल्ट नजर आएंगे, क्योंकि ये चीज आज आपके चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ नहीं होना चाहिए, या अखबारों के माध्यम होना से चाहिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग कश्मीर था हिंदुस्तान और का कश्मीर का अंग है। गुप्ता जी ने कुछ बोला ना है। कुछ नहीं होना चाहिए। गुप्ता जी ने बोला जो इसके पिताजी ने संविधान लिखा उसमें लिखा हुआ है। हाँ, गुप्ता जी, उसके बावजूद भी ये लोग समय समय पासा बढ़ते हैं। जो काम शेख अब्दुल्ला ने किया, फारूक अब्दुल्ला ने किया, वही काम अब्दुल्ला कर रहा है। ब्लैकमेलिंग का काम कर रहा है। पहले उन्होंने पंडित नेहरू को ब्लैकमेल किया, इसने राजीव गांधी को किया, अब आगे फिर ब्लैकमेल। हमारी कमी है केंद्र सरकार की हमेशा। जी ब्लैकमेल होने वाले नहीं है और कुछ नहीं कर कॉलर रहे के पास चलते, कॉलर क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं कह सकता हूं? हाँ, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, यहां तक इनको सजा देने की बात चल रही है, ये तो ऐसी हरकतें करते इसीलिए हैं कि लाइमलाइट में आए। इनको सजा दे के आप इनको और हीरो क्यों बनाना चाहते हैं? इनको सजा देगी रियासत की जनता, इनको सजा देगी देश की जनता, जनता इनको सजा देगी। इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इनके जो तांत्रे हैं सब अच्छी तरह समझ गए हैं। इनके पैंतरों के होगा, अब लोग नहीं बिल्कुल उनसे जो है इनके बहकावे में आने वाले। आरपी जी इस पर कुछ अलग राय रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम इसके फारूक अब्दुल्ला तो पीछे पड़े हुए हैं, मगर एक दूसरा जो गठजोड़ है इसका, वो कांग्रेस के साथ है। 1937 में नेहरू जब मिले शेख अब्दुल्ला से, उन्होंने बोला भाई इसको आप मुस्लिम हटाओ और इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाओ आप, तब बढ़ गई। नेहरू ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, बल्कि ही वाज नोन एज प्रधानमंत्री टिल 55-56। सदर उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे। बिल्कुल, एक देश में दो प्रधान दो निशान चलते थे। अच्छा, दूसरा उसके बाद जब ये 1986 में जो लफड़ा हुआ है, आजकल जो गड़बड़ हुई है कश्मीर के अंदर, उसके लिए राजीव गांधी का भी उतना हाथ था जितना फारूक अब्दुल्ला का था।
और अब ये देखिए साहब, पिछले 3 दिन में के अंदर सीतारमण क्या बोल रहा है, सीतारमण की भाषा का मेलजोल इसके साथ बिल्कुल बैठता है कि बिल्कुल, देखिए आप, बिल्कुल। उसकी वो कह रहा है कि देखिए भारतीय इसने बीजेपी ने इतना गन डाल दिया है कि इतनी पोजीशन ऐसी गंदी हो गई है कि वो रिटर्न नहीं हो सकता। तो ये भाषा जो है, एक कोई नहीं हमें टारगेट करना है, बल्कि हमें तो दोनों को, जो इसमें 2 एक्टर हैं, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस वाले, दोनों परिवार हैं। बात हो गई ना, ये दोनों सत्ता से बाहर है। बिल्कुल, सत्ता से बाहर होना नहीं हो रहा। जब वो सत्ता में होते हैं तब भी देशघाती होते हैं। चलिए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े और देश की बात आती है तो सुदर्शन के कॉलर अपनी बात रखना चाहते हैं और हम उनको मौका देना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर, मैं वेंकटेश देशपांडे बोल रहा हूँ, बार्शी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। बोलिए। मेरा सवाल ये है, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग ऐसे बयान दिन दहाड़े करते हैं, जो साहस करते हैं, इनको सिक्योरिटी कौन देता है? और जब एक आतंकवादी गोली चलाता है तो हमको देशद्रोही लगता है और आर्मी उसको अटैक करके मार सकती है। इस तरफ का देशद्रोही बयान भी तो एक बौद्धिक आतंकवाद ही है, तो ये आर्मी क्यों नहीं मार देती है ऐसे आदमी को? बिल्कुल। और ये जैसे थोड़ी देर पहले आरपीजी ने कहा कि यही फारूक अब्दुल्ला जिस पाकिस्तान की वकालत करता है, उसके गुलाम कश्मीर में होता तो इसकी डेथ बॉडी तक नहीं मिलती, न जाने क्या किस किस पशुओं को खिलाया जाता। ये हिंदुस्तान का शांतिप्रिय समाज है और यहाँ की लचर कानून और न्यायिक व्यवस्था है जो ऐसे लोगों को नंगा नाच करवाती है। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलो। हेलो, क्या कहना है? जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी आया नहीं। आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। कट गया। जो आपके पैनल में बैठे हैं चारों बंदे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला जो कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? फारूक अब्दुल्ला है या सेंट्रल गवर्नमेंट है? हम सब है, केवल गवर्नमेंट तो है ही, दोनों। लेकिन हिंदुस्तान भी है और आप भी है। आप केवल हमको सवाल नहीं पूछ सकते, ये आपके नजदीक रहता है, पास में। आप क्या सजा देंगे इसको? 5% जो लोग हैं वो बेईमान है, उसमें फारूक अब्दुल्ला भी है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये 5% का नेता है, लेकिन 100% को परेशान कर रहा है और इसलिए ऐसे नमक हरामों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परिणाम क्या होंगे अगर हम नहीं करेंगे? तो देखिए परिणाम आपके। कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ेंगी। कश्मीर में आतंकी वारदातें बढ़ने वाली हैं क्योंकि अभी बर्फ पिघलने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान में घात लगाए बैठे आतंकवादी आसानी से सीमा पार कर सकेंगे। ये आतंकी जब सीमा पार करेंगे तो मासूमों का खून ही बहाएंगे। सेना और आतंकियों के बीच झगड़े तेज होंगी। फारूक अब्दुल्ला लोगों का वैसे ही भड़का रहा है जैसे आतंकवादी आतंकी लोगों को भड़काते हैं। लोग अपनी ही सेना के खिलाफ पत्थरबाजी करने लगते हैं। ऐसे में सेना और पत्थरबाजों में झगड़े बढ़ जाएंगी क्योंकि सेना ने कह दिया है अब पत्थरबाजों की खैर नहीं है। कश्मीर के बच्चे कुछ हिंदू डर के साए में जीने लगेंगे। वैसे तो कश्मीर में हिंदू बच्चे नहीं हैं, जो कुछ बच्चे हैं वो अब कश्मीर में रहना नहीं चाहते क्योंकि आतंकी उनके घरों में पत्थर और बम फेंक रहे हैं। वहीं कश्मीर की सरकार उन्हें सुरक्षा देने में आनाकानी करती है, लेकिन सेना की वजह से अभी भी वो कश्मीर में रह रहे हैं। कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडित कभी अपने घर नहीं लौट पाएंगे। कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को जैसे ही कश्मीर में बसाने की बात होती है, वैसे ही कश्मीर के नेता और अलगाववादी कश्मीर में हंगामा शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। ये अलगाववादी पाकिस्तान के गुर्गे ही हैं। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ये आतंकवाद और पाकिस्तान के प्रति अपनी औकात दिखा ही देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान कहीं ना कहीं खुश होता दिखाई देता है। परिणामों पर चारों गेस्ट की राय लेते हैं। जय भगवान जी, आप क्या मानते हैं कि क्या परिणाम होंगे? देखिए, परिणाम तो हिंदू समाज ने भुगत रहा है। लाखों कश्मीरी पंडित हमारे भाई, इनका कोई कसूर नहीं था। कश्मीर में लाखों करोड़ संपत्ति के मालिक थे। आज वो पूरे देश में रिफ्यूजी का जीवन व्यतीत करने मजबूर हैं और उस वक्त को कोस रहे हैं जब उनको वहाँ से आना पड़ा था। आज जो बचे खुचे हैं उनके हालात हम देख रहे हैं कि क्या हालत वहाँ बनने जा रहे हैं। आज हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो आतंकवादी नेता वहाँ पर पनपे हुए हैं, जिनको हमारी भारत सरकार ने सुरक्षा दे रखी है, पहले सबसे इनकी सुरक्षा करो वापस। जब ये लोग खुले आम आदमी बन के घूमेंगे ना, इनके मुंह की जो जुबान है बंद हो जाएगी। आज इनके साथ ब्लैक कमांडो चलते हैं, जो मर्जी बकवास कर देते हैं, आराम से अपना घर में बैठते हैं। लोग देखते हैं तमाशा क्या होता है। फिर
जब इनके सुरक्षा गार्ड हटा लिए जाएंगे सबके जो इनको दे रखे हैं भारत सरकार ने, तब इनको अपनी औकात पता लगी। मेरा तो ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वही इन्हें पत्थरों से, जो पत्थर आज हमारी सेना में बरसा रहे हैं, वही पत्थर इनके ऊपर मार मार को जान से मार देंगे लोग अगर सरकारी। और ये स्थिति तभी आएंगी जब हम बोलेंगे। अनिल जी ने थोड़े देर पहले कहा था कि इनको इग्नोर करो, लेकिन इनको एक्सपोज करना भी जरूरी है अनिल जी, अन्यथा हम ऐसे लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करें। एक्सपोज बिल्कुल कीजिए, एक्सपोज पर जनता इनको जरूर जवाब दे, जनता इनको सजा देगी, जनता इनके झांसों में नहीं आने वाली है, मैं ये कह रहा हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम कश्मीर की समस्या सुधारना चाहते हैं तो वहां पर कश्मीर को एक मोनोलिथिक सोसाइटी से दोबारा हमें मल्टी एथनिक सोसाइटी बनाना होगा। बिल्कुल, जिसके लिए जरूरी है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पर वापस जाएं इज्जत के साथ और वहां पे बाइज्जत रहें और वहां की सोसाइटी को बदलने की कोशिश करें। नहीं तो हालात जो है वो बिगड़ते ही रहेंगे और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, उनको और शाय मिलती रहेगी। बिल्कुल। आखिर परिणामों की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो परिणाम भुगत चुके ऐसे कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि के तौर पर पंडिता जी आप क्या परिणाम देखते हैं? देखिए साहब, ये कोई आज की बात तो नहीं है कि हम बचपन से ही देखे आ रहे हैं। ये एंटी नेशनल तो कश्मीरियत एक तरफ, एंटी नेशनल तो सारे लोग हैं। जहाँ तक अनिल जी का पॉइंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, अब हम सिर्फ यात्रा की बात शुरू करें या मंदिर निर्माण की बात शुरू करें, वहाँ बसने की नहीं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर मंदिर निर्माण का हम कार्य कर रहे हैं। करीब 50 मंदिर APMCC द्वारा वहाँ पे फिर से निर्मित हुए हैं। यात्रा हमने 2008 से शुरू करी है। अब 2008 में गंगबल यात्रा शुरू हुई है, हमारी हर साल होती है। कौसरनाग यात्रा हमने पिछले 2 साल पहले, आपको भी मालूम होगा, मीडिया में काफ़ी आया था कि शुरू करने की कोशिश करी, और यही अलगाववादी, यही जो है सेपरेटिस्ट तब सामने आए, वो यात्रा बंद करवाई। हम कोशिश में लगे हुए हैं इस टाइम की शारदा यूनिवर्सिटी बने, शारदा पिलग्रिमेज शुरू हुए। पहली मर्तबा 1947 के बाद वहाँ पे हम लोगों ने फूल चढ़ाए। बिल्कुल, आप तो वहाँ की हालत भी देख रहे हैं, वहाँ के लोगों से भी बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहेंगे आज की डेट में, जब क्यों साहब कह रहे हैं, क्यों साहब कह रहे हैं ऐसे अपने आप को बड़ा, आप लोग आप इसको साहब क्यों कह रहे हैं? पंडिता जी साहब हैं, क्या बयान दे रहे हैं? क्या बयान दे रहे हैं? जब हम ये कदम उठा रहे हैं कश्मीरी पंडित होके कि हम किसी तरह से वहां पे कुछ कायम करें, साहब का बल उठाओ। नहीं, वो तो हमारे लोग, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे लोग, इनको पहले से साफ लोग बनाए। हमारी जो जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा होती है वो इन्होंने खारिज, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। अब फिर यात्रा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी रही है, हो सकते हर बार हैं, सेंट्रल ये उपाय हम देखते हैं। अलगाववादियों के साथ फारूक अब्दुल्ला को जेल में डालो। जब कोई देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो ऐसे लोगों को खुले में घूमना देश के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग देश को हमेशा तोड़ने की साजिश रचते रहते हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना को हर तरह की कार्रवाई करने की छूट हो। देश की सेना कश्मीर में ऐसे हालात में काम कर रही है जहां हर वक्त मौत और जिंदगी उनके सामने है, क्योंकि कश्मीरी भी उन्हें बुरी नजर से देखते हैं। जब कश्मीरी आतंकियों को भगाने में मदद करते हैं तो सेना को सभी पर एक्शन लेने की जरूरत होती है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में तेजी से वापस बसाया जाए, क्योंकि आतंकियों को कश्मीर में घरों से सह दी जाती है। ये पता करने के लिए कि इन आतंकियों को कौन सह दे रहा है और कौन नहीं, इसके लिए कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जब हिंदू वहां रहेंगे तो आतंकियों की गतिविधि पर आसानी से आम लोग भी नजर रख सकते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए सेना को इजाजत दी जाए। अब बहुत हो गया पाकिस्तान की करतूतों को सहते हुए। अब पाकिस्तान से कश्मीर को वापस लेने का समय आ गया है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय चीन की गतिविधियां और तेजी से बढ़ जाएंगी। कार्यक्रम के आखिर में चारों अतिथियों से एक प्रतिक्रिया 10-10 सेकंड में लेते हैं। जय भगवान जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया उपाय के रूप में क्या और किया जा सकता है? देखिए जी, बिल्कुल सही है जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक अभी हुआ था, फिर होना चाहिए। बिल्कुल। आज हम कर सकते हैं ये। आरपी जी, ये जो पंडिता जी ने बोला है कि वहाँ पे शारदा की जो यात्रा शुरू करी है, ये एक चीज़ को शायद भूल रहे हैं या इनको ज्ञान नहीं इस चीज़ का कि एक संस्कृत यूनिवर्सिटी होती थी तिथवाल में, विश्वविख्यात होती थी, वो विश्वविद्यालय था जो कि बहुत ही बड़ा एक दुनिया का माना हुआ स्थान था। उसको 1947 में रेडर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहले तो वो रिवाइव होना चाहिए। अगर आपने 40 मंदिरों को बनाने की बात उठाई है तो आप उसका भी उठाइए मुद्दा, क्योंकि वो राष्ट्र और वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को भेजिए, वहाँ पे पढ़ाइए। दूसरी बात है कि आपका किशन गंगा जो है उसको पाकिस्तान के और कश्मीर आज का नीलम बोलते हैं, नीलम वैली।
तो नीलम जो है, नीलम को नहीं, कृष्ण गंगा के वहाँ पे यात्रा शुरू कीजिए, वहाँ पे स्नान शुरू कीजिए। आप अपना कुंभ वगैरह में जाते थे पहले, जो जैसे प्रकार स्नान होता था, उसको कीजिए। बिल्कुल, कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, बिल्कुल, अपने प्रेजेंस को वहाँ पे बढ़ाइए। अनिल जी, मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि हमें गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके को नहीं भूलना चाहिए, और वहां से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसे नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें चीन और पाकिस्तान से दोगुना खतरा होगा। और साथ ही साथ यहाँ तक कश्मीरी पंडितों का बात है, मैं बार बार कहूंगा उन्हें वापस कश्मीर लेके जाना चाहिए। पंडिता जी 10 सेकंड में। नहीं, ये जो बात चल रही है वापसी की, क्या इस पे किसी ने ठीक से सोचा है कि किस तरह से कश्मीरी पंडित वापस जाए 27 साल? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये वाजिब सवाल है। कहां पे जाए, कैसे जाए? बिल्कुल, खास हमारी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस, 3 पॉइंट हम गवर्नमेंट से बार बार बोल रहे हैं कि हमारी एक एपेक्स कमेटी बनाई जाए, सब कश्मीरी पंडितों को। चलिए, आज के हम इस पर विशेष बिंदास करेंगे। जब फारूक अब्दुल्ला जैसे देशद्रोही, मैं आभारी हूं चारों अतिथियों का, तमाम कॉलर का, जब फारूक जैसे देशद्रोही साहब, जिसको आप साहब कह रहे हैं, ऐसे जब तक कश्मीर में रहेंगे तब तक कश्मीरी पंडितों को वहां पर उनका शिकार बनाकर तो नहीं भेजा जा सकता। हमको उनको भेजना होगा, उनको सुरक्षा के माहौल के साथ भेजना होगा। जब हम किसी अपने ही घर में काफी दिनों बाद जाते हैं तो साफ सफाई करके जाते हैं। यहाँ तो सांपों की फौज है और फन फैलाए बैठे ऐसे विषैले सांपों से हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है, और इसलिए उनका बंदोबस्त करके ही कश्मीरी पंडितों को वहां पर भेजना जरूरी है। रही आज के बिंदास की बात, तो आज के बिंदास में पूरा हिंदुस्तान सुदर्शन के तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर हमारे अतिथियों के साथ भी और कॉलर भी सब इस बात से सहमत है कि फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई हो। कानून में अगर दम नहीं है तो जिनमें दम है वो दिखाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।